स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले 2022 में, और उसका प्री का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कशन जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका प्री का है, 2022 में हुआ था। अभी जो है इस साल जो है जुलाई में इसका एग्ज़ाम जो है होने वाला है फिर से वापस से। तो फिर हम लोग उसके लिए जो है क्वेश्चन देख लेते हैं किस नेचर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ताकि आगामी भर्ती में हमें एक आइडिया हो जाए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सब इंस्पेक्टर भर्ती का क्वेश्चन पेपर है तो उसी एग्ज़ाम में काम आएगा। व्यापम का किसी भी एग्ज़ाम, अब व्यापम से तो टूटकर कर्मचारी चयन आयोग बनने जा रहा है। ठीक है, तो वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी जो है पुराने पैटर्न्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस पर्पज़ से आप इस वीडियो को जो है ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। ठीक है, ये उस समय का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, दूध से अगर आपको क्रीम निकालना है तो उसके लिए जो है हमें अपकेंद्रीय बल की ज़रूरत जो है पड़ती है। ठीक है, जब हम लोग दूध को तेज़ी से जो है मथनी पर रख कर घुमाते हैं ना, तो केंद्र से बाहर की ओर जो है एक बल काम करता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल जो है बोलते हैं। ठीक है, जिसके कारण से, इसी बल के कारण जो भारी चीज़ जो होता है, जो दूध में रहता है ना, वो बाहर की तरफ चला जाता है और फिर हम लोग उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो ये है आपका अपकेंद्रीय बल जो है लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता जो है होती है। मतलब सिंपल सा इंग्लिश में बोलेंगे तो ये समझ में आएगा कि प्रेसिडेंट के पास, देखिए हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट के पास 3 तरीके के वीटो पावर्स होती हैं। ठीक है, अगर हमें किसी वीटो पावर, और अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास कितनी होती हैं, 4 होती हैं, लेकिन हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर होती हैं। अगर उस वीटो पावर को क्या करना है, जैसे किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ने जो है वीटो पावर लगा दिया, अब उसको कैंसिल करना है, तो उसके लिए फिर से संसद में आएगा, वोटिंग होगा। ठीक है, तो वो जो वोटिंग है वो किस मेजोरिटी से जो है पास होना चाहिए, तो वो आपका साधारण बहुमत से जो है क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, ये आर्टिकल किस में लिखा हुआ है, तो 111 आर्टिकल में जो है लिखा हुआ है। इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उस समय जून 2022 के हिसाब का क्वेश्चन है। उस समय जो है क्या बोलते हैं, FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या था, तो उस समय चौथा था। ये अभी आपके लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध कहाँ है। ठीक है, तो दुनिया का जो है 57% जो बड़े बड़े बांध हैं वो कहाँ पर है। पहला सबसे ज़्यादा बांध की अगर बात करें तो चीन फर्स्ट रैंक पर है, फिर इंडिया है। तो चीन और भारत में जो है पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा बांध जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि नदियाँ बहुत सारी निकलती हैं, ग्लेशियर्स वगैरह सीसी पर्पज़ से। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा, ये सही है। दादा भाई नेहरूजी ने जो है बम्बई एसोसिएशन बनाया था, बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय ने जो है नेशनल स्कूल लाहौर बनाया था, ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक वाला जो है ये गलत है। सत्य शोधक समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, जबकि ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है ये किया गया था। इसीलिए इस क्वेश्चन में गलत कौन सा है पूछा है, तो ये चौथा वाला गलत हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक नहीं है, याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ये ज्योतिबा फुले ने जो है किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज्योतिबा फुले ने जो है किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति जो है नहीं है। मतलब कौन कौन से ऐसे गैस हैं जिसको आप डायरेक्टली जो है क्या कर सकते हैं, पर्यावरण कंट्रोल एक्ट के तहत जो सीधा आप नहीं छोड़ सकते। उसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी जो है तीनों के तीनों यहाँ पर, क्योंकि ये जो है क्या क्या बोलते हैं, आपका वायु प्रदूषण को बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करते हैं। इसी वजह से जो है इनको छोड़ने की अनुमति जो है नहीं है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन है वो शुरू क्यों किया गया था, तो आप सबको पता है कि स्वदेशी आंदोलन 1906-7 में शुरू हुआ था और किसके विरोध में हुआ था, बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। इसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू किया गया था। ठीक है, और शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत एक मीटिंग के तौर पे हुई थी जो कि कलकत्ता का टाउन हॉल है, वहाँ पर जो है हुआ था 7 अगस्त 1905 को।
ठीक है, 7 अगस्त 1905 को इसकी जो है शुरुआत जो है ऑफिशियली जो है मानी जाती है। इसके अंतर्गत जो बाहरी की जो वस्तुएं होती थी, जैसे कपड़ा होता था या बाहर के सामान होते थे, उसका बहिष्कार कर दिया जाता था और भारत में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने के लिए जो है कहा जाता था। यही है आपका स्वदेशी आंदोलन। शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल से कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श है? तो ये जो है आपका ये चारवाक दर्शन है। ठीक है, चारवाक इसका जो है सही आंसर है। ठीक, भारतीय दर्शन में हम लोग आस्तिक और नास्तिक पढ़ते हैं, तो उसमें से जो नास्तिक जो है वो कौन है? आपका एक जो है इसमें से चारवाक है। इसने ये भी कहा था यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब जब तक दुनिया में जीवित हो तब तक कर्ज लो और कर्ज लेकर क्या करो? घी पियो। उस समय के हिसाब से घी पीना जो है एक अमीरी और शान की ज़िंदगी थी, इसीलिए चारवाक ने उस समय जो है ये चीज़ कही थी और ये जो है आपका नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह क्या हो जाएगा? आपका ये राजकोषीय घाटा जो है हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका राजकोषीय घाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पर। देखिए 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया? ठीक है, तो ये देखिए ये है आपका IIT गांधीनगर। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है जिसका NSM बोलते हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसके दूसरे चरण के अंतर्गत जो है परम अनंत जो है ये सुपर कंप्यूटर जो है क्या किया गया था? इसकी जो है इसको निर्माण किया गया था। ठीक है, चालू किया गया था IIT गांधीनगर के द्वारा। चलिए, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र क्या था? सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र जो है ये आपका बयाना था, राजस्थान का बयाना। ठीक है, तो बयाना इसका जो है सही आंसर हो जाएगा और ये कहाँ है? राजस्थान गुजरात के आसपास वाले एरिया पर जो है उस समय स्थित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि पर जो है सबसे ज़्यादा क्या थी? फोकस थी। ठीक है, जिसको हम लोग हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जानते हैं और इसका जो टाइम पीरियड था वो कब था? 1951 से लेके 1955 तक जो है या 56 तक जो है इसका टाइम पीरियड जो है था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि पर जो है फोकस था। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानताएं हैं? ठीक है, देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और जो कैग होते हैं, कंट्रोल ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, उनकी जो है एक तो नियुक्ति दोनों की समान होती है। कैसे? दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, दोनों के जो वेतन हैं वो भी क्या होते हैं? वेतन भी इनके समान होते हैं। इनका वेतन जो होता है वो क्या होता है? न्यायाधीश के बराबर ही जो है होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है पदच्युति। इनको हटाने के लिए जो है देखिए संसद में जो है विशेष आपको क्या करना पड़ता है? दोनों सदनों से जो है विशेष बहुमत से जो है इनको पारित करना पड़ता है, इसीलिए जो है इनकी पदच्युति भी क्या है? समान है। ठीक है, जबकि जो कार्यकाल है ये कार्यकाल दोनों का जो है समान नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो 65 साल तक ही सीमित है। ठीक है, 65 वर्ष तक ही है, 65 वर्ष में जो है वो रिटायर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो कैग है, कैग के लिए जो है या हम लोग जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं उसके लिए भी जो है 65 वर्ष है या 6 साल है। मतलब जैसे देखो मान लो ये कोई व्यक्ति है ए व्यक्ति जो है क्या करता है? 40 साल की उम्र में जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, तो रिटायरमेंट कब होगा उसका? 65 साल में। तो 40 की उम्र में मान लो बनता है तो उसके पास सर्विस करने के लिए कितना समय है? 25 साल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनता है 40 साल में, तो वो ऐसा नहीं कि 65 साल तक वो करेगा, उसके पास वो मैक्सिमम कितने साल तक कर पाएगा? 6 साल, मतलब 46 साल में उसको रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लो 59 साल की उम्र में जो है कैग बन रहा है, 59 साल की उम्र में, तब या मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो 59 नहीं बोलते, मान लो कोई एक व्यक्ति है जो कि 62 वर्ष की उम्र में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन रहा है, तो आप ये मत बोलना कि सर ये तो 6 साल तक है तो इसका रिटायरमेंट जो है 68 वर्ष की उम्र में होना चाहिए। नहीं, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो 65 साल का हो जाना चाहिए या तो 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लेना चाहिए कैग के लिए। और जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो 40 साल में बनता है तो भी 65 में रिटायरमेंट होगा, अगर 64 साल की उम्र में बनता है तो भी 65 साल में वो रिटायर होगा। दोनों में अंतर समझ में आया होगा आपका। नियुक्ति, वेतन, पदच्युत समान है, कार्यकाल जो है क्या है आपका अलग है। समझ में आ गया? ठीक,
अगर नहीं यहाँ होगा तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पर और अच्छे से जो है समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 1891 में आयु सहमति अधिनियम मतलब एज कंसेंट एक्ट उस समय जो है लागू किया गया था। उसके प्रति जो तिलक जी थे जो थे उनका प्रतिक्रिया जो है क्या थी, तो वो क्या थे, वो पूर्ण इसके विरोध में थे। ठीक है, ये मतलब हम लोग जब भी पढ़ते हैं इतिहास तो हमको लगता है कि तिलक जी जो है बहुत मॉडर्न सोच के थे, मतलब हमारे इंडिया के लिए बहुत सारा काम किए थे, लेकिन ये जो उम्र जो बढ़ाया गया था शादी का उम्र जो है एज ऑफ कंसेंट, इसके खिलाफ थे वो। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। तिलक जो है बाल विवाह के समर्थक नहीं थे, लेकिन उनका मत ये था कि जो भारतीय समाज में जो चली आ रही ही जो चीज़ें हैं उसको कोई और बाहर का व्यक्ति जो है हस्तक्षेप उस पर ना करे करके। ठीक है, तो सॉरी पूर्ण समर्थन में टिक हो गया, पूर्ण विरोध था इसका। ठीक है, टिक होने में गलती हो गया। उन्होंने एज ऑफ कंसेंट अधिनियम का जो है पूरी तरीके से विरोध किया था। अब यहाँ पर इसका मतलब ये मान लेना, ये मत मान लेना कि वो बाल विवाह के मतलब समर्थक थे। बाल विवाह के समर्थक नहीं थे, वो ये चाहते थे कि हमारे यहाँ जो भी समस्या है उसमें बाहर के लोग इंटरफेयर ना करें, हम अपने तरीके से उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन इसी वजह से जो है वो एज ऑफ कंसेंट अधिनियम के जो है क्या थे, वो विरोध में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन पर देखिए। वैशेषिक सूत्र जो है ये आप पढ़े होंगे, कणाद के द्वारा जो है लिखा गया था। तो वैशेषिक सूत्र जो है आप जब भारतीय दर्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पर कणाद के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि 6 जो है हमारे यहाँ आस्तिक दर्शन है और 3 जो है क्या है मतलब नास्तिक दर्शन है। ठीक है, जिसमें जैन, बौद्ध और चारवाक आ जाते हैं, और बाकी 6 जो हैं वो आपके क्या हैं, आस्तिक दर्शन है। तो उसमें से कणाद के द्वारा जो है ये वैशेषिक सूत्र जो है दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है, देखिए। अस्तिका दर्शन किसमें विश्वास करता है? तो जो आस्तिका नहीं है, ये आस्तिक दर्शन होना चाहिए, उसी को बोल दिया गया है। तो ये जो है किस पर बात करता है, ये वेदों के अधिकार पर बात करता है। इसी के आधार पर तो आस्तिक और नास्तिक दर्शन है ना। जो दर्शन वेदों को जो है स्वीकार करता है वो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, और जो वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं वो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। इसी के आधार पर तो विभाजन हुआ है ना। तो इसलिए जो है आस्तिक दर्शन में वेदों पर होता है। अब देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे भारतीय दर्शन में दर्शन को 2 भागों में जो है बांटा गया है। ठीक है, एक है हमारा कौन सा, आस्तिक दर्शन, और दूसरा क्या है हमारा नास्तिक दर्शन। कुल मिलाकर 9 दर्शन हमारे पास हैं। अगर हम लोग आस्तिक में देखें तो जैसे आपने पढ़ा होगा सांख्य दर्शन, ठीक है, उसके बाद है योग दर्शन। ठीक है, योग जो है पतंजलि के द्वारा, न्याय जो है गौतम मुनि के द्वारा, वैशेषिक का भी हमने देख ही लिया कणाद के द्वारा। ठीक है, मीमांसा ये है आपका। ठीक है, और क्या है वेदांत। ठीक, और नास्तिक दर्शन में आपको पता है, नास्तिक दर्शन में 3 चीज़ें आती हैं, एक तो जैन है, दूसरा बौद्ध है, और तीसरा कर्ज लेके घी पियो मतलब चारवाक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सदन की सदस्यता के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए पहला है लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्य विधान परिषद का सभापति। अब इसमें देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सदन की सदस्यता के संबंध में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है भाई, देखते हैं। लोकसभा जो अध्यक्ष है, क्या ये चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं? बिल्कुल, इनका मतदान होता है। ठीक है, सारे लोगों को शपथ हो जाने के बाद इनका चुनाव होता है। ठीक, विधानसभा अध्यक्ष भी चुनाव के थ्रू आते हैं। विधान परिषद का जो सभापति होता है वो भी चुनाव के थ्रू आता है। लेकिन राज्यसभा का सभापति जो होता है ये जो है चुनाव के थ्रू नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि जो भी भारत देश का जो है उपराष्ट्रपति बनेगा, कोई भी व्यक्ति, वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, राज्यसभा का सभापति जो है बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ अंतर क्या है इसमें, ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, या राज्य विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है, ये सब जो है क्या होते हैं, वहाँ के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, ये सब निर्वाचित सदस्य होते हैं उसी सभा के। इसी वजह से जो है ये तीनों A, B और D एक जैसे हैं, और राज्यसभा का जो सभापति होता है ये अनिवार्य रूप से क्या होता है, निर्वाचित होकर नहीं आता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसी वजह से जो है ये इसमें से आंसर अलग हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही कथन आपको बताना है। देखिए,
भारत का जो आरबीआई है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकों का बैंक जो बोलते हैं, इसमें सही कथन क्या है, इसका जो है 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा, ये कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है या एक क्वेश्चन सेपरेट भी बन सकता है, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को जो है इसका नेशनलाइजेशन जो है किया गया था, ठीक है। तो इसका सही जो है ये है, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी यंग एंड हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशन पर 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना जो है हुई थी, ठीक है। इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्या यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करता है? नहीं, ये आम आदमी के लिए काम नहीं करता, ये बैंकों के लिए काम करता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, भारत में 1 रुपये के सिक्कों का निर्माण एजेंसी है क्या? गलत है, क्योंकि भारत में 1 रुपये के जो नोट होते हैं और जो सिक्के होते हैं, याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1 रुपये का नोट हो गया और 1 रुपये का सिक्का हो गया, ये कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। और इस पर किसका हस्ताक्षर होता है, ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, याद रखिएगा ना। ये सब क्वेश्चन, यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। किसके सुझाव से हुई थी? तो यंग एंड हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुई थी। 1 जनवरी 1949 का इसको नेशनलाइज कर दिया गया। और यह सामान्य बैंकिंग नहीं है, यह बैंकों को लोन देता है, बैंकों से पैसा लेता है, आम आदमी को जो है लोन नहीं देता है, ठीक है। 1 रुपये के सिक्के और नोट को छोड़कर बाकी सबको ये खुद बनाता है। 1 रुपये के नोट और सिक्के कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। और उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राजनीतिक संस्था या पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? तो देखिए, हम सबको पता है कि 1927-28 के आसपास जो है हमारे भारत देश में जो है साइमन कमीशन जो है आता है, ठीक। और साइमन कमीशन में जो है कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं होता है। इसके सारे सदस्य जो होते हैं, मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं, वो सब क्या होते हैं? अंग्रेज होते हैं। इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा बहिष्कार कर दिया जाता है। लेकिन इसमें से एक पार्टी रहती है पंजाब यूनियनिस्ट, ठीक है। ये जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है ये नहीं करती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब यूनियनिस्ट, ठीक है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, 20वां क्वेश्चन है, वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो होते हैं अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते, मतलब वो ऐसा कौन सा दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक आपको लोन नहीं दे सकता है? तो वो कहलाता है आपका बेस रेट कहलाता है, ठीक है। वह न्यूनतम ब्याज दर जिसके नीचे आपको कोई भी बैंक जो है लोन नहीं देगा, ठीक है, उसको ब्याज दर बेस दर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है? तो ये आप पढ़े होंगे, तो ये आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? मात्र 17 व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं? मतलब क्या बोलते हैं, अगर जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो विधानमंडल है वो एक ही है। बेसिकली विधानमंडल की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक तो आता है आपका विधानसभा और एक तो आता है आपका विधान परिषद, ठीक है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो जब भी हम लोग को क्वेश्चन मिलता है तो हमारे दिमाग में जनरली विधानमंडल का डायरेक्ट मतलब क्या समझ में आता है? विधानसभा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ राज्य, 6 राज्य हमारे भारत में ऐसे हैं जहाँ पर जो है विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और दोनों को मिलाकर विधानमंडल कहा जाता है। जैसे जब हम लोग संसद की बात करते हैं तो संसद में सिर्फ लोकसभा नहीं आता है, न सिर्फ राज्यसभा आता है। संसद जो होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनता है। उसी तरीके से विधानमंडल जो होता है विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। लेकिन सारे राज्यों में ये दोनों चीज़ें जो है नहीं होती हैं, कई जगह एक है, कई जगह 2 है। तो विधानमंडल बोला जा रहा है मतलब दोनों की बात की जा रही, कॉमनली बात की जा रही। तो ये दोनों कब एक साथ जो है मीटिंग में बैठते हैं? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 176 के अनुसार जब भी चुनाव होता है, पहले हर 5 साल में चुनाव होता है जनरली, तो पहले आम चुनाव के बाद जो है क्या करते हैं, जो पहला सत्र होता है उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों के लोग आपस में यहाँ पर बैठते हैं। दूसरा है, हर वर्ष
हर वर्ष का जो पहला सत्र होता है, चाहे वो मानसून सत्र, मतलब जैसे 3 सत्र जनरली होते हैं, शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, तो जो पहला सत्र होता है उसमें जो है जनरली दोनों आपस में क्या करते हैं, बैठते हैं। ये 2 ही केस ऐसे होते हैं जहाँ पर विधानसभा और विधानमंडल के दोनों, विधान परिषद के लोग आपस में बैठते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, संशोधन वगैरह कुछ होता नहीं, तो यहाँ पर दोनों जो है संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो 2 ही स्थिति में संयुक्त बैठक जो है यहाँ पर इनकी होती है। चलिए देखिए, ये भी उस समय के पुराने क्वेश्चन का हिसाब, इसलिए इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। IBA महिला विश्व कप मुक्केबाजी 2022 का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। ये भी 2022 का क्वेश्चन, इसको भी छोड़ सकते हैं हम लोग। चलिए 25वें क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 25वां जो क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है आपका जैन धर्म से भी संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी जो है संबंधित है। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ये चीज़ें हम लोग पढ़े हैं ना, तो यहाँ पर जैन धर्म में भी त्रिरत्न आता है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न जो है आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26वें क्वेश्चन पर। विषाणु जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? देखिए, जो विषाणु, जो वायरस होते हैं, ये जो है सजीव और निर्जीव के बीच में जो है एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है। ठीक है, ना तो ये पूरी तरीके से सजीव होते हैं, ना पूरी तरीके से निर्जीव होते हैं, ये बीच के होते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, संतुलित बजट जो है क्या अभिप्राय है? तो जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय के बराबर होता है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जब हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो एक संतुलित बजट वो होता है जिसमें सरकार का जो अनुमानित व्यय होता है उसके प्राप्तियों के बराबर होता है। मतलब जैसे बोल सकते हैं कि रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जितना हमें पैसा मिलना है उतना ही हमारा खर्च होना है, वो हमारा जो है क्या कहलाता है, ये बजट जो है क्या कहलाता है, आपका संतुलित बजट जो है कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कथन, पहला कथन तो सही है ना, पहला कथन सही है। अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो, तो अगर किसी बजट का जो घाटा है अगर वो शून्य है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी राजस्व संतुलन बोलते हैं ना, संतुलित बजट नहीं बोलते। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कथन एक ही जो है सही होगा। अगर राजस्व घाटा शून्य है तो इसको याद रखिएगा, प्रभावी राजस्व संतुलन बोलते हैं ना, इस नाम से इसको जानते हैं, या शून्य राजस्व घाटा भी जो है इसको हम लोग बोलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कथन एक सही है, कथन दो हमारा गलत है। फ्रेंच ओपन छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं। शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन जो है उस समय भी बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। मतलब ये आर्म्स एक्ट के बारे में है कि आर्म्स एक्ट में जैसे हर रिवॉल्वर जो होता है ना, लाइसेंस रिवॉल्वर जिनके पास बंदूक होता है, उसका जो होता है ना बोर होता है। बोर मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि साइज होता है। तो कौन से साइज का उपयोग करना जो है क्या है, आम लोगों के लिए जो है बैन है। तो याद रखिएगा 0.38 जो बोर होता है ये आम लोगों के लिए जो है उपलब्ध जो है नहीं होता है। ठीक है, जो सामान्य नागरिक होते हैं उनके लिए 12 बोर का जो शॉटगन होता है, सुना होगा आपने, फिर 0.2 का जो पिस्टल होता है वो होता है, और इसका मतलब राइफल होता है। याद रखिएगा ना, ये आपका 12 बोर इस साल भी आ सकता है, क्योंकि आप एसआई का एग्ज़ाम देना तो एसआई के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो जो 12 बोर का होता है उसको शॉटगन कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, पिस्तौल कहा जाता है ना। 0.32 बोर का जो होता है उसको पिस्तौल कहा जाता है, और 0.315 बोर का जो होता है इसको क्या कहा जाता है, राइफल कहा जाता है। ये सब की अनुमति आप ले सकते हैं, आप रख सकते हैं, लेकिन 0.38 को जो है आप यहाँ पर नहीं रख सकते। इस चीज़ को जो है ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है असत्कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है? तो ये न्याय दर्शन का है। जब आप दर्शन को डिटेल से पढ़ेंगे तो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद पढ़ेंगे तो न्याय से संबंधित है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी उस समय के 2021-22 के हिसाब से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो द्वारा PSLV C-53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो उस समय जो है सिंगापुर के जो सैटेलाइट हैं उनको जो है भेजा गया था। तो ये आज के डेट में उतना मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो जाता, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता? किसको सामाजिक कल्याण का सूचक जो है नहीं माना जाता है? तो अपराध को जो है एक तरीके से हम लोग देखें तो अपराध को जो है सामाजिक कल्याण का सूचक जो है नहीं माना जाता, जबकि जो है शिशु मृत्यु दर, महिला साक्षरता, पीने योग्य पानी की उपलब्धता, ये सब जो है आपके सोशल वेलफेयर के जो है क्या हैं, आपके जो है इंडिकेटर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 33वां क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 33वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? 33वां क्वेश्चन, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? तो सिर्फ मुंडा जनजाति की बात नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं वो सब कौन से नस्ल से संबंधित हैं? वो सब के सब जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से जो है क्या है, संबंधित है। याद रखिएगा, ठीक है। मुंडा हो गया, उराव हो गया, जो भी जितने भी जनजाति हैं। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है तो क्या होगा? अगर अयोग्यता से संबंधित है तो याद रखिएगा, अयोग्यता से संबंधित है तो ये राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल फिर क्या करेगा, चुनाव आयोग से पूछेगा कि क्या करना है। फिर चुनाव आयोग जिस तरीके का सलाह देता है उस सलाह को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, और उसके हिसाब से फिर फैसला जो है वो लेता है। जबकि यहीं पर अगर दल बदल का होता तो दल बदल का होगा तो सदन का जो अध्यक्ष है वो निर्णय लेता है, लेकिन यहाँ पर किसका अयोग्यता से संबंधित है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। निर्वाचन आयोग से सलाह के अनुसार राज्यपाल काम करेगा। भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? मतलब भाषा के आधार पर जो है जनगणना एक तरीके से बोल सकते हैं, डाटा इकट्ठा करने का काम किया गया था। तो ये जो है किया गया था आपका ग्रियर्सन के कार्यकाल में। जो जॉर्ज ग्रिगर्सन हम लोग पढ़ते हैं ना हमारे यहाँ, द गौर, द बैगास, द गरियास, जो बुक जो लिखा गया ना ग्रियर्सन, उनके द्वारा जो है ये जो है क्या बोलते हैं, किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का सामान्यीकरण, अब हमारे छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना उस समय भूपेश बघेल की सरकार थी, तो उस समय ये जो है लागू किया गया था आपका जो है 21 जुलाई 2020 को। ये भी आपका अभी के हिसाब से कोई उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है नहीं है, ये स्किप भी हो गया था उस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्रों का मालिक कौन है? तो दल्ली राजहरा के जो हैं ये आप जानते हैं कि यहाँ से जो है किसको कच्चे माल की सप्लाई होती है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र को जो है यहाँ से दल्ली राजहरा से जो है, या रावा घाट से पहले होता था, अब दल्ली राजहरा यहाँ से होता है इसको। तो इसका मालिक कौन है? भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसका मालिक है। तुहर पौधा तुहर द्वार, ये भी उस समय का बहुत पुराना क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। हम लोग आते हैं सीधा 39 वाले क्वेश्चन पर। ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के लिए 1/10 जो है सदस्य उपस्थित होने चाहिए, और इस 1/10 में जो है क्या होना चाहिए, 1/3 जो है क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। जबकि ग्राम पंचायत का बोलेगा तो ग्राम पंचायत का होता है, ग्राम पंचायत जो पंच सरपंच लोग जो बैठते हैं ना, उसमें जो है 50% जो है आपका गढ़पूर्ति होता है, और बाकी जनपद और जिला पंचायत प्लस जनपद पंचायत में जो है क्या होता है आपका 1/3 होता है। याद रखिएगा ना, ये सब पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है। चीनी मीडिया ने नक्सलबाड़ी आंदोलन को बुलाया था, उस समय जो है चीन के जो मीडिया है नक्सलवाद को जो है इन्होंने किस नाम से बुलाया था? तो इन्होंने जो है स्प्रिंग थंडर के नाम से जो है बुलाया था। ठीक है, जब 1967 के आसपास पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी गांव से जो है जब इसकी शुरुआत होती है ना, तो इस समय जो है उस समय के जो चीन की जो पार्टी थी उन्होंने जो है इसको किस नाम से बुलाया था? वसंत थंडर के नाम से जो है बुलाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन पर। देखिए 41वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो है देखिए विद्रोह है, ये जनजातीय विद्रोह है। तो मेरिया विद्रोह जो है इसके जो है हिड़मा है, तारापुर के जो है दलगंजन है, लिंगागिरी और मुड़िया विद्रोह। मुड़िया का जो है झाड़ा सिरा बिल्कुल सही है, 1, 2 ये सही है, लेकिन यहाँ पर इसका सही उत्तर जो है लिंगागिरी का जो है लिंगागिरी का इस निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लिंगागिरी विद्रोह जो है, लिंगागिरी का जो नेता थे वो नागुल दोरला थे, धुरवाराम या नागुल दोरला थे। ये तीनों तो सही हैं। मेरिया विद्रोह का जो है हिड़मा मांझी, तारापुर का दलगंजन, ये लिंगागिरी का एक बार याद नहीं आ रहा है, ये मेरे ख्याल से ये इसका सही आंसर होगा। तीसरा जो है इस सुमेलित नहीं है। अगर आंसर पता होगा, अभी मैं याद नहीं आ रहा है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है, ये उस समय विलोपित हो गया था, क्योंकि इसको जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग सोर्स डालकर इसको विलोपित करवा दिया था। ठीक है, चलिए 43वें क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो नर्मदा बेसिन का हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है, और पश्चिम में कौन आता है हमारा? इसमें से राजनांदगांव जो है आता है। बाकी पश्चिम क्षेत्र में इसमें से कोई भी जिला नहीं आता है, इसलिए राजनांदगांव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी जो है ये महानदी, ये मतलब ये जो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, ये भी विलोपित हो गया था। ठीक है, बुदंती जो है गरियाबंद में है, बार नवापारा ये सब नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन पर। 45वां क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए यहाँ पर मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? तो यहाँ पर मरम सिल्ली और यहाँ पर मुर्रम सिल्ली जो लिखा हुआ है ये। ठीक है, जो कि 1923 में ये निर्मित हुआ था, जिसका अभी वर्तमान में जो नाम है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो माटी से निर्मित तटबंध जो बांध है ये आपका कौन सा है? मरम सिल्ली या मुर्रम सिल्ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सलवा जुड़ुम की शुरुआत कब हुई थी? तो सलवा जुड़ुम अभियान की शुरुआत हुई थी, ये आपका बस्तर क्षेत्र में हुआ था 2005 में। ठीक है, नक्सलवाद के खिलाफ जो है शुरू किया गया था। गोंडी भाषा का शब्द है। सलवा जुड़ुम का मतलब होता है शांति का संदेश, ये भी याद रखिएगा, शांति का संदेश जो है होता है। और इसकी जो शुरुआत थी, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? नेतृत्वकर्ता महेंद्र कर्मा थे। याद होगा आपको झीरम घाटी वाला जब कांड हुआ था, उस समय नक्सलियों ने जब नेता लोगों को घेर लिया था, तो इस समय जो है सबसे पहले नक्सलियों ने घेर कर पूछा था कि महेंद्र कर्मा कौन है करके, क्योंकि सलवा जुड़ुम से 2005 से शुरुआत हुआ था ना, तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसीलिए स्पेशली जो है महेंद्र कर्मा को उस समय क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे। ठीक है, चलिए 47वें क्वेश्चन पर आते हैं। इस राज्य के, ये फिर से पुराना क्वेश्चन है, उस समय जो है नगरीय प्रशासन और विकास श्रम आयुक्त मंत्री कौन थे? उस समय जो है शिव कुमार डहरिया थे, छोड़ दीजिए इसको। 48वें क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 48वां क्वेश्चन है सुबह की तलाश। सुबह की तलाश ये जो उपन्यास है इसका जो है किसने किया था? सुबह की तलाश ये है आपका डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, नरेंद्र देव वर्मा जो है ये जो है सुबह की तलाश की रचना है इनकी। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? तो हमारे छत्तीसगढ़ का वन भूमि का प्रतिशत 44.21% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? तो यहाँ पर जो नक्सलवाद है ना, नक्सलवाद जो है किसके किसके विचारधारा से प्रेरित है? तो ये आपका मार्क्स का भी विचारधारा है, लेनिन का भी है, मौत्सुंग भी है। तो यह तीनों की विचारधाराओं से जो है क्या है? प्रेरित है, जो कि आपका एक बोल सकते हैं कि सत्ता के जो सरकारी सिस्टम जो है उसको बंदूक के दम पर क्या करना है? चलाना है या उसको बदलना है। तो ये तीनों की विचारधारा से प्रेरित है, इसीलिए इसका सही आंसर डी जो है हो जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुमार से शासन नहीं किया था? तो देखिए तुमार से जो है पहले 3 शासकों ने जो है क्या बोलते हैं यहाँ पे शासन किया था। एक तो कलिंगराज, फिर इसके पुत्र जो है कमलराज, और इसके पुत्र जो है रत्नदेव प्रथम। लेकिन पृथ्वीदेव प्रथम जो है यहाँ पर ये तुमार से शासन नहीं करते, ये रतनपुर से करते हैं। तब तक रत्नदेव प्रथम जो है अपनी राजधानी को तुमार से रतनपुर ले आए रहते हैं। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है, तो उस समय के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है वो आपका नक्सल प्रभावित नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये उस समय के हिसाब से पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान में अभी याद रखिएगा उस समय अशोक जुनेजा थे, और अभी जो है अरुण देव गौतम है, 14वें है शायद ना, हाँ अरुण देव गौतम अभी वर्तमान में है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है ना। 54 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए उस समय का पूछा हुआ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं? तो उस समय का क्वेश्चन है ये, अभी तो बढ़ गया होगा, उस समय 482 थे। ये उस समय के हिसाब से 482। अभी आप पुलिस विभाग के वेबसाइट में जाकर इसको भी चेक कर लीजिए अगर आप एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है इस टाइप का। क्योंकि इस बार का पीएससी लेगा तो पुराने क्वेश्चन पेपर को ज़रूर वो एक बार देखेगा ही कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था करके। निम्नलिखित में से कौन कुड़ुख का वाद्य यंत्र है? तो मांदर हो गया, करताल हो गया, नगाड़ा हो गया, ये तीनों जो है आपके सही आंसर जो है हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देहाती कला जो मंच है या जो मंडल है उसके संस्थापक कौन है? दाऊ रामचंद्र देशमुख हैं। ठीक है, नाचा के कौन है? दुलार सिंह मंदरा जी।
और हिंदुस्तान थिएटर नया थिएटर के कौन है? हबीब तनवीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज उपमंडियां एवं मंडियां हैं? ये उस समय के क्वेश्चन के हिसाब से है, तो उपमंडियां 118 है और मंडियां जो है 69 थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जातीय समूह कुड़ुक में कुजूर उपनाम का अर्थ क्या होता है? जो जनजातियां होती हैं ना, उसमें कुजूर का मतलब जो होता है एक प्रकार का औषधीय पौधा होता है, उसी से जनजाति लोग अपना सरनेम जो है लिखते हैं। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ है? ये हम सबको पता है कि ये जो है आपका रायपुर में स्थित है, और रायपुर में कहाँ पर है? चंदखुरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2021 के क्वेश्चन उसको छोड़ देते हैं। यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो .doc, इजी क्वेश्चन है ये। वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार के बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? सिंपल सा है, जो आज आप यूज़ कर रहे हैं, गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बोलते हैं ना, आज का ज़माना तो वही है। जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हैं तो डेटा जो है क्या होता है? तो डेटा यहाँ पर होता है लिंक्ड होता है। ठीक है, एक्सेल फाइल किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज कराने हेतु हेल्पलाइन नंबर जो है कौन सा है? तो देखिए, साइबर क्राइम जो है यहाँ पर 100 नंबर तो आपका है नहीं, साइबर क्राइम जो है ये आपका क्या है? 1930 है। ठीक है, 1930 है साइबर क्राइम का, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिसारस टूल का प्रयोग एमएस वर्ड में किसके लिए किया जाता है? तो थिसारस टूल का उपयोग होता है जो सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स होते हैं, मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्द, उसके लिए जो है इस टूल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मानसिक योग्यता का क्वेश्चन है, इसको मैथ्स को हम लोग को बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको जो है अलग से एक वीडियो जो है डिटेल में लेके आऊँगा, जहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर करके जो है देखेंगे। मैथ्स के भी क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उस समय पूछे गए थे। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं हिंदी के क्वेश्चन पर। देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है, पहला है उत्कंठा का पर्यायवाची जो है क्या होगा? तो उत्कंठा का पर्यायवाची होता है उत्सुकता। ठीक है, याद रखिएगा। भरसक में कौन सा समास है? तो भरसक में जो है शक्ति भर, मतलब अव्ययी भाव समास यहाँ पर है। अब देखिए अगला है कान लगाना। तो कान लगाना मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है, 49 का तत्सम रूप क्या होगा? तो 49 का होगा 49 होगा। ठीक है, 49 मतलब 4 9, 49 मतलब 1 कम 50 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्द में शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध रूप यहाँ पर देखिए प्रामाणिक होता है ना, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। ज झ न्य, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इनका उच्चारण स्थान होता है तालव्य से होता है। कंदमूल फल में कौन सा समास है? तो कंदमूल फल में जो है इतरेतर द्वंद्व समास है। पानी फेर देना, पानी फेर देना जो होगा ये आपका क्या होगा? बिगाड़ देना। मैं इतना मेहनत से कुछ काम किया था, उसने पानी फेर दिया। आसान शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? मुश्किल होगा। ठीक है, अधिक समय तक जीने की इच्छा, इसको क्या कहा जाता है? जो बहुत समय तक जिंदा रहना चाहते हैं उसको बोलते हैं जिजीविसा। ठीक है, जिजीविसा, जो जिंदा और जो व्यक्ति अधिक समय तक जीवित रखने का जो इच्छुक है उसको कहा जाता है जिजीविसु कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अंग्रेजी के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, रम्या इज अ टीचर इन भारती स्कूल सूरजपुर, विच स्टेटमेंट वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर हर? इसी को हमको मतलब इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए इसके लिए सही होगा सी गोज टू स्कूल एवरी डे। स्कूल यहाँ पर टू द स्कूल नहीं होगा ना, याद रखिएगा, टू स्कूल होगा। चलिए 97 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, सी लिव्स ऑन कैंपस होगा। ठीक है, 99 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ग्रामेटिकली करेक्ट? इसमें से कौन कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा हुआ है? तो गणेश हंग द कैलेंडर, ये सही है। हैंग्ड नहीं होता है, ये हंग होगा। ठीक है, उसके बाद है द एग्जीक्यूशनर हैंग्ड द कंडेम्ड, ये आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। 100 नंबर देखिए, 100 नंबर जो होता है, 100 नंबर का क्वेश्चन है अनटिल और अनलेस पूछा है। तो जो अनटिल होता है ना, ये टाइम को डिनोट करता है। अनटिल आई कम,
और अनलेस जो होता है ये कंडीशन को डिनोट करता है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस में याद रखिएगा, अनटिल मतलब टाइम और अनलेस मतलब कंडीशन को जो है डिनोट करता है ये, ठीक है। और कुछ छूट गया क्या क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया, 98 वाला क्वेश्चन देखिए। ईदर ही और आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन को कर लिए, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को छोड़कर। अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट होगा या किसी एग्जाम को इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए होगा या कुछ और सजेशन होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा स्वागत रहेगा, ठीक है। कोई सजेशन भी होगा तो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।